हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज विद माई चैनल पर मैं एक नई वीडियो डालने जा रहा हूं। लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम पीरियड में बच्चों को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़्यादा फुर्सत नहीं होती है और कहीं बाहर जा नहीं सकते। तो इसलिए आज एक नए तरीके से एक न्यू वीडियो एक लेकर के आ रहा हूँ। ये संस्कृत की एक वीडियो है, तो बच्चे ध्यान से देखें और चैप्टर से रिलेटेड होगी, कुछ पिक्चर्स भी हैं तो शायद आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आज हम अव्ययों के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययानी, अव्यय यानी बहुवचन का शब्द है, यानी बहुत सारे अव्ययों के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अव्यय किसे कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। वे शब्द जिनका न तो कोई लिंग होता है, ना ही कोई वचन, ना ही कोई विभक्ति होती है, तथा वे सदा एक समान रहते हैं, उन्हें संस्कृत में अव्यय कहा जाता है। अब इस बात को हमें समझना है, तो समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बता रखी हैं। पहली चीज़ क्या, जिनका ना तो कोई लिंग होता है। अब इसको कैसे समझें हम। लिंग हमारे संस्कृत में कितने होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जो तीनों ही लिंगों का नहीं है, यानी तीनों लिंगों में उसको नहीं गिन सकते हम। दूसरा क्या है, वचन। वचन यानी काउंटिंग में जो आते हैं, गिनती में, एक या एक से ज़्यादा, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्या उसको हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो ऐसा शब्द वो होगा, वो तीनों में ही नहीं आता। तीसरा है विभक्ति। अब विभक्ति के बारे में समझाते समय पहले भी मैंने बता चुका हूँ मैं विभक्ति कारक वाली वीडियो में, कि विभक्ति यानी एक ऐसे कुछ खास चिन्ह होते हैं, ने, से, के, द्वारा, का, के लिए उनका प्रयोग होता है विभक्ति के अंदर, तो वो भी इन सब के साथ में नहीं लगाए जा सकते हैं। तो विभक्ति से बच्चे यहाँ पे ये मतलब समझें कि ने, से, के, द्वारा, का, के लिए, ये जितने भी सारे कारक होते हैं, इन सब का प्रयोग नहीं हो सकता इन अव्ययों के साथ में। चौथी बात क्या बताई, ये सदा एक समान रहते हैं। एक समान का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, एक समान का यहाँ मतलब ये है कि कैसा भी वाक्य हो, कैसे भी सिचुएशन हो, आप जब भी इन शब्दों को प्रयोग करेंगे तो ये जैसे दिखते हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। इनको ना तो आप एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हो, ना ही इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हो, ना ही उसमें ने, से, के, द्वारा इत्यादि कारक चिन्ह लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी का एक उदाहरण समझाता हूँ मैं, संस्कृत वाला उदाहरण भी अब हम देखेंगे। तो जैसा कि मैं अब आपको कहने जा रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी में देखिए, बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए, या वैसे कहा जाए तो बाहर जो शब्द है यहाँ पर, संस्कृत में इसको अव्यय कहा जाता है, क्योंकि ना तो कोई इसका लिंग बता सकता है कि बाहर शब्द का लिंग क्या है, ना ही इसका कोई वचन है कि बाहर, एक बाहर, दो बार, तीन बार, मतलब किस तरीके से बहुवचन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही इसके आगे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाक्य के अंदर 2-3 शब्द और हैं, बच्चे, घर से और खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो क्रिया है, ये सब बच्चे समझ चुके होंगे। बच्चे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वचन इसका बच्चा होता है, बहुवचन है बच्चे। फिर घर से, यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ घर से। तीसरा शब्द बाहर तो मैं समझा ही चुका हूँ, एक समान रहेगा ये। चौथा शब्द है खेल रहे हैं, जो कि क्रिया है। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो अव्यय होते हैं ये एक समान रहेंगे किसी भी अवस्था में। इसके अतिरिक्त और भी कुछ अव्यय हैं जो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। पहले संस्कृत का इस उदाहरण को जरा पढ़ें आप सभी बच्चे। बालकाः गृहात् बहिः क्रीडन्ति। बालकाः गृहात् बहिः क्रीडन्ति, यानी बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। अगला उदाहरण, ये मैंने इस उदाहरण को यही समझाया हुआ है। देखिए, बालक जो शब्द है, बालकाः पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति है। गृहात् शब्द में भी इस गृह जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग में होता है। घर, अर्थ जिसका घर है, तो ये नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है, और एक वचन का शब्द है पंचमी विभक्ति का। शब्द रूपों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम इनको। बही, अब देखिए ये सदा एक समान ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यही लिख दिया है क्रीडंती। क्रीडंती जो कि क्रिया है, बहुवचन
प्रथम पुरुष में। अब इसके अतिरिक्त इस दूसरे उदाहरण को देखिए ज़रा। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सब बच्चे ध्यान से देखें कि एक चित्र के अंदर बिल्ली या बिल्ला कोने पर, घर के किनारे पर कोने पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक वाक्य समझें, बिल्ली कोने पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो कोना है वो क्या है, संस्कृत में एक तरह का अव्यय, विडालः कोणे तिष्ठति, जो कि इसका संस्कृत में कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल्ली किनारे पर बैठी है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त अगला उदाहरण देखिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, बिल्ली घर के अंदर बैठी है। विडालः गृहस्य अन्तः तिष्ठति, यहाँ पर जो अंतः जो शब्द है वह अव्यय है, क्योंकि अंदर शब्द का ना तो कोई लिंग हो सकता है, ना ही कोई वचन, ना ही विभक्ति में प्रयोग होता है। बिल्ली घर के अंदर बैठी है। अब यहाँ क्या है, बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। क्या बाहर शब्द का कोई लिंग हो सकता है? क्या बाहर के अलावा बच्चे जो शब्द हैं उनका कोई लिंग है? हाँ है, पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल ये पुल्लिंग में आ जाते हैं बच्चे। घर, घर जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में है, वो घर के बाहर, घर से बाहर खेल रहे हैं बच्चे, खेलना उनकी क्रिया हो रही है। तो जो एक बचा शब्द इकलौता, वो वही यहाँ पर अव्यय है। अगला उदाहरण देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक बार देखें ज़रा। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। कहाँ बैठी है? कुर्सी के नीचे। तो ये जो नीचे जो शब्द है, क्या इसका कोई बच्चा लिंग बता सकता है? इसका लिंग होता ही नहीं है। नीचे जो शब्द है, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे और किंतु, परंतु इत्यादि, ये सभी शब्द अव्यय कहलाते हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। परंतु इसका जब प्रयोग है वो देखिए ज़रा सब बच्चे। विडालः आसंदिका, आसंदिका यानी चेयर, कुर्सी, आसंदिकायाः कुर्सी के, नीचैः यानी नीचे, तिष्ठति बैठी है या बैठती है। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। अगला उदाहरण भी देखें। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बिल्ली कुर्सी के ऊपर बैठी है। अभी जैसे हिंदी के लिए बार समझाया मैंने आपको कि बिल्ली कुर्सी के ऊपर बैठी है, शब्द वही रहेंगे, बस नीचे की जगह ऊपर ही आ गया है। विडालः आसंदिकायाः उपरि तिष्ठति, बिल्ली कुर्सी के ऊपर बैठी है। अब यहाँ पर ऊपर जो शब्द है वो क्या है? अव्यय है। यहाँ आज हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इसके अलावा और भी कुछ अव्यय हैं जो आगे महत्वपूर्ण है आप सबके लिए जानने के लिए, तो उसके लिए भी अगली वीडियो में हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। थैंक यू।